मित्रों, मैं विवेक और आज हम आपसे बात करेंगे बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना। क्या वो कहानी है कि कैसे बांग्लादेश एक देश बना और आज आप लोग बांग्लादेश की स्थिति को देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस्तीफा देती हैं, उसके बाद अपने ही देश को छोड़कर चली जाती हैं। तो आज जो है अपनी बात है कि कैसे बांग्लादेश एक देश के रूप में स्थापित हुआ, कैसे पाकिस्तान से अलग हुआ। इसके लिए हम लोग को जाना होगा 1970 में। और 1970 से पहले अगर हम लोग बात करें आज़ादी के समय की, तो देश आज़ाद होता है। जब देश आज़ाद होता है तो वहाँ पर एक तो आपका था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा आपका था पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर जो भाषा थी वहां बांग्ला भाषी थी, वहां के लोग बांग्ला बोलते थे। और जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो लोग बोलते थे उर्दू। अब क्या था, जो पश्चिमी पाकिस्तान की जनता थी वो लोग जो है जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको समुचित न्याय नहीं मिल पाता था। जैसे उनको जो है सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई थी, भाषा, अधिकार, कल्चर, ये सब चीजें जो है समस्याएं थी। अब कल्चर में जैसे क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो क्या थे, बांग्ला भाषी थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे उर्दू थे। तो एक भाषा की भी एक लड़ाई थी क्योंकि भाषा जो है अलग थी। एक देश और वहां पर पूर्वी पाकिस्तान की भाषा आपकी बांग्ला, पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू। तो इसके लिए भी एक संघर्ष था। दूसरा संघर्ष था सत्ता के लिए कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वहां पर जो है लोग सत्ता में थे और जो पूर्वी पाकिस्तान को वहां पर जो है वो न्याय नहीं मिल पाता था। उसके बाद क्या था, 1970 में जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है संघर्ष शुरू होता है। अब संघर्ष क्यों शुरू होता है, वहां पर चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। और पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी थी आवामी लीग। तो जो आवामी लीग थी उस पार्टी के जो मुखिया थे वो थे मुजीबुर रहमान। जिस मुजीब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, शेख मुजीब, जो कि वहाँ के बांग्लादेश के बंग बंधु कहे जाते हैं। आज बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। बांग्लादेश को बनाने में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो मुजीबुर रहमान थे शेख मुजीब के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। तो जब आम चुनाव हुए और तो बांग्लादेश में कुल जो लोकसभा की सीटें थी, जो कुल सीटें थी असेंबली की, वहाँ पर वो सीटें थी कुल 313 सीटें थी। और जो शेख मुजीब की जो पार्टी थी आवामी लीग, उनकी पार्टी को कुल मिलते हैं 167 सीटें। यानी कि जो शेख मुजीब की जो पार्टी थी आवामी लीग वो सत्ता में आ जाती है क्योंकि सरकार चूंकि सीटें दी तो सत्ता में उनको ही आना था, सत्ता में शेख मुजीब की पार्टी को आना था। फिर क्या होता है कि और वहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान में जो कुल सीटें थी 168 सीटें थी, 169 सीटें थी। और पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में 167 सीटें मिलती हैं शेख मुजीब की पार्टी आवामी लीग को। और जो जुल्फकार अली भुट्टो थे वो चुनाव हार जाते हैं, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से आते थे। अब चूंकि नियमता तो जो है सत्ता में प्रधानमंत्री बनना था आवामी लीग के मुखिया आपके मुजीबुर रहमान को, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के दबाव में, वहाँ के नेताओं के दबाव में इन लोगों की आर्मी ने जो है वो बनने नहीं दिया। पूर्वी पाकिस्तान के जो मुजीबुर रहमान थे उनको जो है नेता नहीं बनने दिया, पीएम नहीं बनने दिया और उल्टे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार कर लिया तब भैया शुरू हो गया संघर्ष। संघर्ष और बढ़ा, संघर्ष बढ़ता गया, लोग आंदोलन पर उतर गए, धरना शुरू हो गया। अब जब धरना शुरू हुआ तो फिर जो पाकिस्तान, जैसा कि हमने बताया कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके साथ जो है मतलब गलत व्यवहार होता था, व्यवहार सही नहीं होता था। जैसे सत्ता में भी नहीं, कुछ जो सैनिक होते थे अधिकतर पश्चिमी पाकिस्तान के होते थे, तो ये सब चीज़ें थी। अब पश्चिमी पाकिस्तान ने जो है सेना भेज दी कि जाओ और स्थिति को मैनेज करो, क्योंकि पीएम बनना था मुजीबुर रहमान को, लेकिन बनने दिया नहीं, साथ ही में गिरफ्तार भी करवाया। तो वो आते हैं मैनेज करने, लेकिन क्या होता है वो लोग और अत्याचार करते हैं। वो सीधे जो है गोली मार देते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। अब गोली मार देते थे, साथ ही में जो है
मतलब रेप वगैरह की कई मामले आए। तो ये सब चीज़ें जो है खूब ये लोग खूब आतंक फैलाए। तो उस आतंक से जो है परेशान होकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग इंडिया आने लगते हैं, बंगाल आने लगते हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीता और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी, लगभग 1 करोड़ लोग जो है भारत की शरण में आ गए। अब उस समय अब शुरू होता है यहाँ पर इंडिया का रोल कि उसमें आखिर इंडिया का योगदान क्या था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है स्थिति को समझती हैं। उसके बाद वो जो है अन्य देशों से बात करती हैं कि पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो अपने पूर्वी पाकिस्तान के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे आतंक फैला रहा है, ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। वो जो है अमेरिका जाती हैं, वहाँ की जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे निक्सन, उनसे बात करती हैं। लेकिन जो है निक्सन भी उस समय पाकिस्तान का ही फेवर करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है, पाकिस्तान को जो है 2 साल के लिए अभी ऐसे छोड़ दिया जाए, पश्चिमी पाकिस्तान को, वो अपनी चीज़ों को जो है मैनेज कर लेंगे। तो निक्सन भी जो है बिल्कुल कोई मदद नहीं करते हैं इंदिरा गांधी की। अब जब मदद नहीं करते हैं फिर ये इंडिया पुनः जो है इंदिरा जी चले आते हैं। उसके बाद 30 अप्रैल 1971 को 31 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी लोकसभा में कहती हैं कि ऐसे हम लोग जो है नहीं देख सकते हैं और हम लोग जो है बांग्लादेश के मैटर पे सॉरी पूर्वी पाकिस्तान के मैटर पे हम लोग इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और हम लोग इसको मैनेज करने का काम करेंगे। अब क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान की जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, तो जो सेना थी जो है वहाँ की पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान की और पूर्वी पाकिस्तान की, तो जो पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना में लोग थे वो अलग हो जाते हैं सेना से और वो बनाते हैं मुक्त वाहिनी। अब मुक्त वाहिनी बनाते हैं और वो मुक्त वाहिनी के साथ में जो है भारत चले आते हैं, वो भी जो है भारत चले आते हैं। और साथ ही में जो पूर्वी पाकिस्तान के जो युवा थे, जो नए लड़के थे, वो भी जो है उस मुक्त वाहिनी में जुड़ जाते हैं और वो सब लोग जो है भारत चले आते हैं शरणार्थी के रूप में आते हैं। फिर भारतीय सेना जो है उनको ट्रेनिंग देती है युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेंड थे नहीं, युद्ध वगैरह की जो है उनको सही परख थी नहीं, तो भारतीय सेना जो है उनको ट्रेनिंग देती है। फिर क्या होता है, फिर लोकसभा में इंदिरा जी ने कहा था कि हम खामोशी से जो है ये तमाशा नहीं देखेंगे और हम लोग जो है अब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर ये जो है इस समय जो तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष थे जनरल मानिक शाह, 1 अप्रैल 1971 की बात है। तो 1 अप्रैल 1971 में जो जनरल मानिक शाह थे उनसे इंदिरा गांधी फोन करती हैं और कहती हैं कि जो है अब युद्ध करना चाहिए और बांग्लादेश की जो पूर्वी पाकिस्तान की जो ऐसी स्थिति है जो है उसको इस स्थिति से निजात दिलाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में शरणार्थी बढ़ रहे थे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा शरणार्थी हो चुके थे। तो भारत में भी समस्याएं थी कि कैसे उन लोगों को कैसे रखा जाए, खान पान की व्यवस्था करना, तो तमाम चीज़ें थी। उसके बाद जो जनरल मानिक शाह थे वो बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जैकब से और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है युद्ध के लिए कहा है। अब जो जनरल मानिक शाह थे, ये जो जनरल जैकब थे, वो मानिक शाह से कहते हैं कि ऐसा है कि इस समय तो युद्ध करना, अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, 1 अप्रैल की, वो कहते हैं अभी के लिए तो युद्ध करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि चूंकि हम लोग अगर जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे बरसात का मौसम आ रहा है, नदियाँ और भी चौड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस समय वैसे भी नदियाँ चौड़ी हैं, अप्रैल मई का सीजन है, अप्रैल का सीजन है और जैसे जैसे जो है बरसात का सीजन आ रहा है नदियाँ और भी चौड़ी हो जाएंगी और इतने इतने जल्दी जो है मतलब पुल बनाना, और उस समय जो है सेना में भी जो है उतनी उपलब्धता नहीं थी। तो इंदिरा गांधी से मतलब मानिक साहब बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और अभी के लिए जो है कुछ समय दीजिए। तो इंदिरा जी बोलती हैं ठीक है, तैयारी कीजिए, और समय गुजरा, फिर कई महीने गुजर गए। उसके बाद फिर नवंबर में पाकिस्तान के जो जनरल थे याया खान, वो जो है पाकिस्तान को तैयार करते हैं जंग के लिए। हाँ, एक बात और थी कि ठंडियों में जो है ये तैयार किया जाता है खाका कि अगर युद्ध लड़ा ही जाए, इंदिरा गांधी की सोच थी जब बात हुई तो ये था कि अगर युद्ध लड़ा ही जाए तो ठंडियों में लड़ा जाए। ठंडियों में युद्ध लड़ने के ये फायदे होंगे क्योंकि उस समय जो है
इंडिया की जो दोस्ती थी चीन से भी नहीं ठीक थी, पाकिस्तान के पक्ष में जो है चीन भी था। तो चीन भी जो है पाकिस्तान का ही साथ दे रहा था, उधर अमेरिका भी साथ दे रहा था। तो ठंडियों में जो चीन की सेना है वो बर्फ को पार करके जो है कैसे आएगी? तो ये जो है सब कुछ सिस्टम बैठाया गया था कि ठंडियों में जो है युद्ध लड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर तारीख है 3 दिसंबर और समय है 5:40। इंदिरा गांधी कोलकाता में जो है एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और उसी समय उनका एक स्टाफ मेंबर आकर उनसे कहता है कि मैडम जो है इंडिया की कुछ जगहों पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी की है। वो जगह जो है आगरा, जोधपुर, अमृतसर, पठानकोट और श्रीनगर, इन जगहों पर पाकिस्तान ने बमबारी की है। ये बात इंदिरा गांधी को बताया जाता है। उसके बाद दिल्ली में जो है जब बमबारी हुई तो फिर दिल्ली में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि जिससे जो है वो दोबारा जो है हमला ना करें, जिससे चूंकि अगर जब ब्लैकआउट कर दिया जाएगा तो दिखेगा नीचे है नहीं, तो ये सिस्टम किया जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी तुरंत जो है कोलकाता से निकलती हैं और वहाँ से वो लखनऊ उतरती हैं, लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरती हैं। और लखनऊ इसलिए उतरती हैं क्योंकि दिल्ली में ब्लैकआउट था, उनका जो प्लेन था वो दिल्ली उतर नहीं सकता था, तो उतरती हैं आपका लखनऊ में और लखनऊ से फिर वो दिल्ली जाती हैं। 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होती है और बात होती है कि पाकिस्तान ने चूंकि हमला कर दिया है तो इंदिरा गांधी भी जो है तत्काल में कहती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध होना चाहिए और राष्ट्र के नाम एक संदेश देती हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और जंग की शुरुआत हो गई है। अब उसके बाद इंडिया की जो सेना थी वो पाकिस्तान में जो है कूच करती है। अब खास बात ये थी कि जब इंडिया की सेना में जो मुक्त वाहिनी थी, मुक्त वाहिनी चूंकि अब ट्रेंड थी और वही लोग थे जो पाकिस्तान की जो पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना में थे वो लोग थे, और साथ ही में जो पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, जो नए बच्चे थे, वो जो सीखे थे जो है वो लोग थे। तो सब लोग और इंडिया की सेना वो जो है चल देते हैं पाकिस्तान। अब जब इंडिया भी हमला कर देता है, अब पाकिस्तान को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जो है इतना जल्दी रिएक्ट करेगा। फिर क्या था, समय गुजरा, वक्त गुजरा और जो टीम थी भारत की, इंडिया की जो सेना थी वो ढाका में जो है पहुंच जाती है और धीरे धीरे जो और इंडिया की जो एयरफोर्स है वो भी पहुंच जाती है और युद्ध होता है। उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान की जो सेना है वो पस्त हो जाती है। नौबत ये थी कि ढाका में रह रही जो है पाकिस्तान की सेना के जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको भी जो है बचाया जाता है भारतीय सैनिकों के द्वारा। उनको ये बताया जाता है कि अगर आप सरेंडर कर दीजिए और सरेंडर कर देंगे जो है तो आपको बचाने का काम किया जाएगा, हम आपकी जान नहीं लेंगे। और क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पर जो लोगों ने आतंक फैलाया हुआ था, जैसे रेप की घटना थी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने कर रखी थी, मारपीट, साथ ही में जो है गोली से मारना, तो ये सब चीज़ें थी। तो सेना को भी जो है समझाया बुझाया गया कि ऐसा है कि युद्ध जो है अब आप लोग सरेंडर कर दीजिए। और वहाँ के जो उस समय जो तत्कालीन जो पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए कहा गया। ढाका में सरेंडर करवाने के लिए जनरल जैकब को भेजा गया। जनरल जैकब ढाका जाते हैं और जनरल नियाजी से कहते हैं कि ऐसा है कि अब आप सरेंडर कर दीजिए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जनरल नियाजी से आकर वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं, तो जनरल नियाजी कहते हैं कि आपसे किसने कह दिया कि हम जो है सरेंडर करने वाले हैं। वो सरेंडर करने से मना करते हैं जनरल नियाजी। उसके बाद फिर ये जो जनरल जैकब थे वो कहते हैं कि आपको 30 मिनट के लिए हम सोचने का समय देते हैं, 30 मिनट विचार कर लीजिए, उसके बाद बताइए। 30 मिनट बीत जाते हैं। अब खास बात ये थी, जनरल जैकब जब बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि चूंकि उस समय पाकिस्तान में जो सेना थी ढाका में करीब करीब 30,000 थी ढाका में जो पाकिस्तानी सैनिक थे, और इंडिया के जो सैनिक थे वो मात्र 3,000 थे। लेकिन ये सब चीज़ें पाकिस्तान को नहीं पता था। तो अगर मान लीजिए वो बाय द वे अगर सरेंडर ना करते तो शायद फिर जो है समस्याएं बढ़ती। फिर क्या था कि वो जाके फिर दोबारा जाते हैं, जनरल नियाजी से मिलते हैं
30 मिनट बाद कहते हैं कि आप सरेंडर कर रहे हैं, तो जनरल नियाजी कुछ नहीं कहते हैं। दोबारा पूछते हैं जनरल नियाजी से, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर तीसरी बार पूछते हैं जनरल जैकब कि क्या आप सरेंडर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद फिर जो जनरल जैकब हैं जनरल नियाजी से कहते हैं कि मैं क्या समझूं, अब मैं यही समझ रहा हूं कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपके ना बोलने का अर्थ यही है कि आपने सरेंडर कर दिया है। अब इतना वो कहते हैं, इस पर जो है जनरल नियाजी फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद फिर जो वहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर की बात होती है कि सरेंडर कैसे कराया जाए। फिर वो अपना जो है बंदूक वो देते हैं, पिस्टल पिस्टल था उस समय, तो पिस्टल वो अपना देते हैं, सरेंडर करते हैं। और सरेंडर करने के बाद जो है ये पीएम को बताया जाता है कि पाकिस्तान की सेना ने जो है सरेंडर कर दिया है। उसके बाद फिर शिमला समझौते के बाद जो है इन 90,000 सैनिकों को जो है फिर छोड़ दिया जाता है। 90,000 सैनिक जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उस समय, और बाद में जो है उनको छोड़ा जाता है। उसके बाद